दोस्तों, छोटे प्रारूप में हम भारत की जनगणना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चालू करेंगे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। 2011 की जनगणना, क्या कौन किस प्रकार से 2011 में उपस्थित रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चालू करते हैं। कुल जनसंख्या भारत की है 1,21,01,93,422 रही है। पुरुष जिसमें रहे हैं 62,37,24,248। स्त्रियां हैं 58,64,69,174। इनकी जनसंख्या दोस्तों 10 की वृद्धि दर 17.7 रही है और साक्षरता की दर है 73%। हमारे भारत की 73% साक्षरता रही है दोस्तों। अभी मेरे को ऐसा लगता है 2021 की जो जनगणना होनी थी वो तो हुई नहीं है, लेकिन 2022-23 में अब जब भी जनगणना होगी तो मेरे को लगता है साक्षरता दर 2 साल से अभी कोरोना चल लगा हुआ है, 1.5 साल होने वाले हैं, इनमें स्कूल और कॉलेज बंद है, तो साक्षरता दर तो और घटकर नीचे आ जाएगी, जबकि यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है और जो दे नहीं रहे हैं। पुरुष 80.0% है, स्त्रियां 64.6% साक्षर थी दोस्तों। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो रही है 1.64% रही है। जीवन प्रत्याशा 64.7 वर्ष है। अभी यह कोरोना काल में घटकर और भी कम हो जाने वाली है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीने के अनुकूल जगह, जीने के लिए अनुकूल व्यवस्था होना। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल और भी चीज़ों की यहाँ महामारी के कारण वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता पाई जा रही है, जबकि उपलब्धता किनकी है वह हमको देखने को मिल रहा है। हमने किसके लिए वोट मांगा था और हमको क्या देखने को यहाँ पर मिल रहा है इस सरकार में। देखें दोस्तों, जनसंख्या आयु वर्ग 6 वर्ष और 13.12 वर्ष रही है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 रहा है। लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों के पर महिलाएं 940 है। ये भी हमारे लिए एक विषय है दोस्तों कि हम पुरुष प्रधान देश में जहाँ रह रहे हैं, महिलाओं को इतनी कम जनसंख्या उनकी हो पाती है। मतलब 1000 पुरुषों में हम 940 महिलाएं, जबकि बराबर से हजार होनी चाहिए या बढ़ भी सकती है, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के प्रति कैसे असंवेदनशील हैं वह हमको यहाँ देखने को मिलता है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.2% है और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.2% है। लेकिन यही बात हम आपसे पूछें कि ओबीसी का कितना परसेंट है, तो वहां नहीं बताते हैं। मंडल कमीशन में 27% आरक्षण दिया, जबकि उनकी जनसंख्या लगभग माने हम ओबीसी को तो 60 से 62% होगी पूरे भारत में। तो जनगणना करने का तो नाम ही नहीं लेती है सरकार। कोई भी सरकार आ गई है, ये 1932 में जनगणना हुई थी ओबीसी की, उसी के आधार पर डेटा मंडल कमीशन में प्रस्तुत हुआ है। लेकिन ओबीसी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है दोस्तों, ओबीसी के लिए, कि उनकी जनगणना नहीं हुई है। या आप देख सकते हैं साफ साफ एसटी की जनसंख्या बताई जाती है हमेशा, और एसटी की जनसंख्या बताई जाती है, ना जनरल की बताई जाती है और ना ओबीसी की बताई जाती है। जनरल तो सबसे कम है और वही संसाधन और साधन पूरे उपभोग कर रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं दी जा रही है ओबीसी के हक को मारकर। तो दोस्तों हम देखें इसमें टॉप 5 राज्य जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम में बढ़ते क्रम में देखें। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या में देखें न्यूनतम सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, नागालैंड है दोस्तों। ठीक है, आगे हम इसमें देखें 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, जो कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्यों के बारे में जाने। मेघालय में न्यूनतम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार है, जम्मू कश्मीर, मिजोरम में ये 10 की वृद्धि होने वाले राज्य। मतलब कम 10 साल में यहाँ पे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके बारे में है जानकारी। ये न्यूनतम वृद्धि होने वाले हैं कि नागालैंड में, केरल में, फिर गोवा में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है। आगे देखें सर्वाधिक जनघनत्व के बारे में देखें तो जनघनत्व वाले कौन कौन से हैं। यहाँ पे बिहार है सबसे ज्यादा जनघनत्व, बहुत ज्यादा जनसंख्या, यहाँ पे रहने की जगह कम है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, उसको घनत्व कहते हैं। पश्चिम बंगाल, फिर केरल है। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है। आगे देखें मित्रों, इसमें हम उत्तर प्रदेश भी है, इसमें हरियाणा भी है, जो कि जनघनत्व इनमें घटते क्रम में दिया हुआ है। नागालैंड और मणिपुर इसमें न्यूनतम जनघनत्व है।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब होता है कि महिलाओं का प्रतिशत वहां पे ज्यादा है और पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं के प्रतिशत के लगभग बराबर हो गया है, उसको हम सर्वाधिक लिंगानुपात बोलेंगे। जैसे केरल सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है और यह जो राज्य है यहाँ पे शिक्षित होने के कारण यहाँ भेदभाव कम है। केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर मणिपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात मतलब जहाँ पे भेदभाव महिलाओं के साथ ज़्यादा किया जाता है और तौर तो महिलाओं को मारने का काम भी करते हैं, उन राज्यों के बारे में हम देखें तो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, यह जो राज्य हैं यह न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं दोस्तों। सर्वाधिक साक्षर राज्य, सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है दोस्तों वह केरल है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश का तो नाम लगता ही नहीं है कहीं। न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार में हम देखें, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम है, फिर राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश सबसे न्यूनतम साक्षर जिले हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में देखें हम दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश को जनघनत्व देख रहे हैं हम यहाँ पे, जनसंख्या और उनका जनघनत्व। दिल्ली, यहाँ पे जनसंख्या देखें घटते क्रम में और यहाँ जनघनत्व देखें घटते क्रम में। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, और यहाँ जनघनत्व में देखें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी और दमन और दीप और लक्षद्वीप इसके बाद है दोस्तों। दादर नगर हवेली, दमनदीप और लक्षद्वीप, और यहाँ पे देखें तो लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार। अब दो और जुड़ गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अब 5 अगस्त 2020 को यह निर्णय हो चुका है दोस्तों, 2019 को यह निर्णय ले लिया गया था। लिंगानुपात साक्षरता देखें तो पांडिचेरी में, लक्षद्वीप में यहाँ लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो पांडिचेरी में, फिर लक्षद्वीप में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली में। साक्षरता सबसे ज्यादा हम देखें केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप में है, फिर दमनदीप में है, पुदुचेरी में है, चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, दादर नगर हवेली में है। दोस्तों यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है 2011 की जनगणना भारतीय राज्य व्यवस्था की, यह महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इसको आप याद करने का काम करें, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो हमारी सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद मित्रों।